हाय फ्रेंडो, दोस्त। तो आपको पता है अपना जो सिलेबस चल रहा है बहुत प्रॉपर तरीके से। तो हमने आपको बता रखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। ये अपनी क्लास, पहली क्लास जो अपनी इसके ऊपर हो चुकी है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमें पता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मृदा के ताप को पढ़ना है, उसकी भौतिक क्रियाएं पढ़ना है। ठीक है, और अन्य चीज़ों को पढ़ना है। तो आपको पता है सोयल साइंस क्या है। इंट्रोडक्शन में बात करते हैं सोयल साइंस क्या है। सोयल साइंस एक क्या है, मृदा विज्ञान है। हिंदी में जिसे मृदा विज्ञान बोलते हैं। मृदा विज्ञान मतलब मृदा का अध्ययन करना, जो पौधों के विकास के लिए किस तरीके से उपयोगी है, उसकी भौतिक संरचनाओं को जानना, उसके गुण व्यवहार को जानना कि ही क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान कहलाता है। जिसमें मृदा के भौतिक गुणों, उसकी स्थिति को का अध्ययन करना जो पौधों के लिए आवश्यक हो। ठीक है, उसी को मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो बात करें मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान को हम दो पहलुओं पे क्या है उसका अध्ययन करते हैं। मृदा विज्ञान का जो अध्ययन जो है हम दो पहलुओं पे करते हैं। ठीक है, सोयल साइंस का जो अध्ययन है हम दो पहलुओं पे करते हैं। एक आपको पता है पेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, सोयल साइंस को पेडोलॉजी भी कहते हैं और एडोफोलॉजी भी कहते हैं। एडोफोलॉजी, ठीक है। बात करें, यदि मैं बात करूं पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी की। पेडोलॉजी जो होती है, जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मृदा का अध्ययन होता है, फिर उसकी जांचना, उसकी भौतिक संरचना, उसकी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहलाता है। और एडोफोलॉजी में हम क्या करते हैं, एडोफोलॉजी में हम पौधे की आंतरिक संरचना, गुण व्यवहार जो पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक हो, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। तो हम इस सोयल साइंस का जो अध्ययन करेंगे वो हम पेडोलॉजी के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जो मृदा है वो हमारे स्थलीय भूमि जिस पे हम रहते हैं, स्थलीय मंडल का जो ऊपरी वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। उसको मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण आपको पता है चट्टानों के टूटने, अपक्षय की क्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो बात करें, अगर बात करें कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मृदा को कुछ परिभाषित करा या मृदा के बारे में कुछ अपने मत दिए। ठीक है, तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है, मैं बात आपको करूं तो उनका नाम है इंगान हाउस। ठीक है, एक हमारे वैज्ञानिक हुए इंगान हाउस। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि पौधे जो हैं, पौधे मृदा के पौधे जो होते हैं, इन्होंने बताया था कि पौधे जो हैं वो स्वच्छ वायु को दिन में मुक्त करते हैं और रात्रि को प्रदूषित वायु करते हैं। तो मैं आपको बताऊं पौधे क्या है। जब आपको पता है पौधे दिन में स्वच्छ वायु और रात्रि में प्रदूषित वायु, ठीक है, प्रदूषित वायु पॉल्यूशन करते हैं। आप सभी को पता है पौधे जो होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और रात्रि के समय में ये उस क्रिया को विपरीत करते हैं। ठीक है, उस क्रिया के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इंगानोस। तो हमारे एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम है डी सायर। इन्होंने बताया कि जो पौधे हैं, इन्होंने बताया कि पौधों के विकास के लिए, ठीक है, पौधों के विकास के लिए क्या है, पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। पौधों के विकास के लिए पोषक तत्व आवश्यक होते हैं जो हमें मृदा से प्राप्त होते हैं, जो पौधों को मृदा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट और हुए जिन्हें हम पेडोलॉजी के जनक मानते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी के जनक जो हैं वो किन्हें मानते हैं, तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए प्लाउ। ठीक है, प्लाउस।
ठीक है, ये हमारे पेडोलॉजी के जन हुए। तो मैंने आपको बताया एक एक वैज्ञानिक और को जिनके मैं बारे में बताऊँ, आपको थोड़ी सी हिंट्स दे दूँ कि सर हेम्पी डेवी, सर हेम्पी डेवी एक वैज्ञानिक के नाम और लिखो जो आपको पेपर में पूछ सकता है, सर 1 नंबर में, ठीक है, सर हेम्पी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, सर हेम्पी डेवी। सर हेम्पी डेवी ने, इन्होंने मृदा को क्या बताया था कि मृदा जो है वो एक प्राकृतिक पिंड है। इन्होंने बताया कि मृदा क्या है, प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो इतना जो है आप उसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, ठीक है। सोइल साइंस की परिभाषा क्या है? देखो आपको पता है एक अरस्तु वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सोइल साइंस की परिभाषा दी थी। तो उन्होंने बताया था, जो हमारे अरस्तु जो हुए थे उन्होंने परिभाषा दी थी किसकी, सोइल साइंस की। उस परिभाषा को बताया था कि पौधे मृदा जो है पौधों का उदर होता है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि मृदा जो है वो पौधों का उदर या पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। पौधों का जो विकास है वो मृदा के लिए, मृदा बहुत ही आवश्यक है उसके लिए, ठीक है। तो एक हमारे डिफिनेशन की बात करें इसकी, डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन, अगर हम डिफिनेशन की बात करें इसकी परिभाषा, सोइल साइंस की परिभाषा सुने तो हमारे अरस्तु के अनुसार जो है, ठीक है, अरस्तु के अनुसार, अगर हम अरस्तु के अनुसार बात करें इसकी तो हमारा ये होगा कि मृदा पौधों का उदर होता है, ठीक है। मृदा जो है वो पौधों का क्या होता है, उदर होता है, ठीक है। और हम बात करें एक वैज्ञानिक और हुए जिनके बारे में मैं बात करूँ आपको, तो हमारे और 2 वैज्ञानिक हुए अमेरिकन वैज्ञानिक जो हुए थे उनका नाम क्या है, बात करें उनकी भी एक परिभाषा, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। तो अमेरिकन वैज्ञानिक, ठीक है, अगर अमेरिकन वैज्ञानिक के अनुसार सोइल साइंस की परिभाषा की बात करें, ठीक है, जो कोरकोसे एक था मार्बुट, एक मार्बुट थे, एक जोकी, ठीक है। इनके अनुसार बात करें तो जो सोइल साइंस है उसकी परिभाषा की बात करें तो इन्होंने कहा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसमें प्राकृतिक शक्तियों, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों के निरंतर प्रभाव, ठीक है, शक्तियों के निरंतर प्रभाव से उत्पन्न है, जिसमें खनिज, जिसमें बात करें तो खनिज तथा जैविक अवयव के विभिन्न संस्तरों में विभक्त होती है, ठीक है, विभक्त होती है और पौधों के विकास के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। आई होप तो आपको समझ में आया।
मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक शक्तियों के निरंतर प्रभाव से उत्पन्न होती है, जिसमें खनिज और भौतिक जैविक अवयव की क्या है पाए जाते हैं, और ये विभिन्न संस्तरों में विविध होती है मृदा, ठीक है, जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है विकास वृद्धि के लिए, ठीक है उनके। तो बात करें तो आपको ये पता चलेगी। और हमारी कुछ आधुनिक परिभाषाएं हैं, हमारी सोयल साइंस की कुछ आधुनिक भी परिभाषाएं, जैसे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है, या मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विभिन्न संस्तरों द्वारा उसका निर्माण हुआ है, ठीक है, विभिन्न संस्तर द्वारा। देखो प्रोफाइल, विभिन्न संस्तर क्या है, संस्तर को मैं आपको बताऊंगा जब संस्तर वाली, जब मैं आपको प्रोफाइल लेक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब प्रोफाइल लेक्चर को पढ़ाऊंगा तो मैं संस्तर के बारे में बताऊंगा। संस्तर के बारे में आपको मोटा मोटा बता दूं, जैसे आपका मृदा होती है, जो चट्टानों के टूटने अपक्षय क्रिया से जो मृदा का निर्माण जो होता है, वो क्या होती है, मृदा क्या होती है, जो नदियों या किसी के हवाओं के द्वारा क्या उड़कर जब वो कई गिरत वाले स्थान में क्या आती है, जब ये नदियों के भाव से जाती, तो क्या होता है, एक संस्तर के ऐसी परतों के हिसाब से क्या है, मृदा एक ऊपर एक बनती रहती है, ठीक है, और मृदा को तो इसी को क्या है, इनको क्या है, इन परतों को क्या हम संस्तर बोलेंगे। जब आप कभी इसकी मृदा की जब आप कभी खुदाई करोगे तो आप देखोगे थोड़ी सी दूरी पे क्या है, ऐसे 5 से 10 किलोमीटर चलोगे, 10 किलोमीटर अंदर जाओगे तो मृदा का रंग अलग दिखाई देगा, भूरा कलर दिखाई देगा, काला कलर दिखाई, और अंदर जाओगे तो पीला कलर दिखाई देगा, और अंदर जाओगे तो उसमें क्या है, बजरी कंकर पत्थर आदि की मात्रा दिखाई देगी। तो इन्हीं जो परतें, ये जो परतें होंगी, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, संस्तर बोलेंगे, ठीक है। तो आइए आपको समझ में आया, तो मैं संस्तर के बारे में जैसे आपको बता दिया, ठीक है, मोटा मोटा, और आगे जो क्लास होगी उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप बात करें ब्रांचेस, सोयल साइंस की ब्रांचेस कितनी, शाखाएं कितनी है, ठीक है। सोयल साइंस की शाखा की बात करें तो सोयल साइंस को 3 शाखाओं में बांटा है, सोयल साइंस को 3 शाखाओं में बांटा है, मृदा विज्ञान, भू विज्ञान और भूमि शास्त्र, ठीक है। मृदा विज्ञान को जो 3 शाखाओं में बांटा है, ठीक है, मृदा को 3 शाखाओं में बांटा है, ठीक है। मृदा विज्ञान, ठीक है, मृदा विज्ञान और भू विज्ञान, भू विज्ञान हो गया, तीसरा जो होगा वो भूमि शास्त्र, ठीक है। इन 3 ब्रांचों में मृदा को बांटा। मृदा विज्ञान में मृदा के भौतिक संरचना यदि का अध्ययन करते हैं, भू विज्ञान जो भूमि के अंदर की संरचनाएं क्रिया हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बात करें, अगर हम बात करें आगे, थोड़ी सी और आगे बात करें, अब हम बात करते हैं मृदा को प्राकृतिक पिंड को कहते हैं। तो आपको पता लगा मृदा के 3 ब्रांचेस हैं, मृदा विज्ञान, भू विज्ञान और भूमि शास्त्र, ठीक है। इन 3 शाखाएं, जैसे कि आपको पेपर में कभी पूछ सकता है 1 नंबर में कि मृदा विज्ञान की शाखाएं आपको बताइए, ठीक है। तो मृदा विज्ञान की आप शाखाएं आराम से बता सकते हो। बात करें, यदि हम बात करें तो यदि हम बात करें मृदा विज्ञान को प्राकृतिक पिंड क्यों कहते हैं, ठीक है। मृदा प्राकृतिक पिंड है, इसको कहने का कारण क्या है कि मृदा प्राकृतिक पिंड, हमें से तो और भी तो बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मृदा का जो विकास है वो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निरंतर रचे हुआ है, जैसे कि चक्रवातों के टूटने से, अपक्षय क्रिया के ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या है, मृदा का निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा, ठीक है। इसलिए हम मृदा को प्राकृतिक पिंड बोलते हैं। और मृदा जो है उसमें 3 प्रविष्टाएं पाई जाती हैं, 3 प्रविष्टाएं या फेस पाए जाते हैं, ठीक है। देखो बात करें, अगर मैं बात करूं मृदा को प्राकृतिक पिंड क्यों कहते हैं, ठीक है, सही से समझना, आप लिखना, ठीक है। मृदा को प्राकृतिक पिंड, जहाँ डायग्राम का होगा मैं वहाँ डायग्राम से समझाऊंगा आपको मृदा को प्राकृतिक पिंड, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखो मृदा जो है, मृदा का जो विकास है, निर्माण है, वो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा क्या मृदा का निर्माण हुआ है। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि मृदा का निर्माण प्राकृतिक शक्तियों के, ठीक है, प्राकृतिक
प्राकृतिक शक्तियों के निरंतर, ठीक है, निरंतर प्रभाव से उत्पन्न हुई है, ठीक है, मृदा हुई है। इसमें मैं बोलूँ आपको, इसमें मृदा में ये मृदा 3 प्रविष्टाएं, ठीक है, 3 प्रविष्टाओं फेस में होती है। 3 फेसेस प्रविष्टाएं की बात करें तो पहली ठोस हो जाएगी, दूसरी गैसीय हो जाएगी, तीसरी द्रवीय। ठोस में बात करें तो मृदा के अंदर खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की मात्रा जो कड़ाकार होते हैं वो ठोस होते हैं, ठीक है, कड़ाकार की मात्रा जैसे कि होगी। फिर गैसीय में बात करें हम तो गैसीय में जो वायु होती है, ठीक है। द्रव में बात करें तो जो जल होता है। देखो मृदा में 3 व्यवस्थाएं पाई जाती है। मृदा क्या है, मृदा का जो ठोसी भाग होता है वो हम खनिज जैसे कि, और मृदा कणाकार हो गए, और जो उसके रंध्रकाश होते हैं, रंध्रकाश में अंदर जो वायु का प्रवेश होता है तो उसे वायु की अवस्था भी इसमें पाई जाती है। और इसमें जलीय अवस्था, मृदा में जल की भी, क्योंकि उसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, जैसे जल भी के लिए की भी क्या होती है आवश्यक, इसमें पूर्ति होती है, ठीक है। तो आयु आप सब समझ गए मृदा को 3 व्यवस्था को कहते हैं, क्योंकि इसमें ठोस गैस जैसी चीजें पाई जाती हैं। ठोस, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अवयव। अगर मैं खनिज की बात करूं तो मृदा का जो, अगर मैं बात करूं, ये हमारी क्या है, मृदा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दूं जो आपको समझ के देखी जाए, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, मृदा का पिंड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो मृदा में खनिज पदार्थ, जो मृदा में खनिज की मात्रा जो होती है वो 45% होती है, ठीक है। और 5% जो होती है, 5% जो होती है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और बात करें तो वायु जो पाई जाती है इसमें 25%, ठीक है। मृदा का संगठन है, मृदा इन चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है। वायु और जल की बात करें तो 25%, ठीक है। अगर पेपर में पूछने लगे कि मृदा के अंदर वायु की कितनी परसेंट पाई जाती है तो 25%। खनिजों की प्रसिद्धता, खनिज कितनी परसेंट होता है तो उसमें 45% और 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। वायु, आप इस डायग्राम को बना लीजिए जिससे कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मृदा में 50% खनिज है। जैसे कि खनिजों को हमने 2 भागों में बांटा है, खनिज को प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। जैसे कि बात करें प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिजों में क्या है, हमने इसको बांटा है। अगर मैं आपको खनिजों के बारे में जरा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूं तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने बात करी थी अगर हम बात करें मृदा खनिज, अभी मृदा खनिज, ठीक है। हम बात करते हैं मृदा खनिज के बारे में। मृदा खनिज जो, तो देखो मृदा में खनिज 2 प्रकार के, मृदा में जो खनिज पाए जाते हैं उनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। प्राथमिक खनिज, प्राइमरी मिनरल्स, और सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है। तो प्राथमिक खनिज देखो कौन कौन से, तो उसके बारे में आपको लिखवाऊं। प्राथमिक खनिज हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक खनिज, अगर हम प्राथमिक खनिज की बात करें, अगर हम प्राथमिक खनिजों की बात करें तो इसमें कौन कौन से जो हैं प्राथमिक हमारे खनिज हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
खनिज। खनिज आपको पता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, क्वार्टर हो गए, यदि सोडियम हो गया, जो क्या है हमारे खनिज है। ठीक है, पौधों में खनिज हैं, इन्हीं को हम खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज तो आप समझ जानेंगे, जो ठोस रूप में दिखाई एवं अंश के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो मृदा में कणों के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि खनिज। खनिज आपको पता चला है, खनिज क्या है, एक जीवों का अंश होते हैं। खनिज क्या, एक प्रकार से जीवों का अंश होते हैं। जैसे कि खनिज, जैसे कि आपको देखा है कभी, जब हमारी जो हमारा पेट्रोलियम है, इन चीज़ों का सब निकल रहा है खनिज के रूप में, तो ये क्या है, एक प्रकार से जीवांश है, जो कई साल पहले क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट या किसी के कारण क्या है, धंसने से दब गए, जिससे क्या उनके सड़ने गलने से क्या है, खनिजों की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इन्हीं को खनिज बोलते हैं। जैसे कि हमें कोडियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये क्या हमारे एक प्रकार से खनिज हो गए। ठीक है, इन्हीं को हम खनिज बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। खनिज एक प्रकार का ठोस रूप में है, ठोस रूप में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये मृदा में से कण हैं, ये कणों के आकार में पाए जाते हैं, कणों के छोटे छोटे आकार में पाए जाते हैं। तो मृदा में कणाकार, कणाकार की बात करें तो मृदा में कणाकार जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कणाकार सिल्ट होता है, क्ले होता है। ठीक है, बात करें तो अब बात करें खनिज। खनिज को हमने क्या है, खनिज मैंने आपको समझा दिया, खनिज जीवांश का एक अंश है, जीवांश का एक अंश है। ठीक है, जिससे खनिज की प्राप्ति होती है। जैसे कि कोई जीवांश जीव है, उसका अंश जो दबने के बाद, सड़ने गलने के बाद जो हमें पेट्रोलियम है, कोयला आदि के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, उन्हीं को हम खनिज बोलते हैं। ठीक है, खनिज को हमने 2 भागों में डिवाइड करा है। अगर हम बात करें, खनिज को हमने 2 भागों में डिवाइड करा है। ठीक है, प्राथमिक खनिज, ठीक है, प्राथमिक खनिज, द्वितीय खनिज। ठीक है, अगर हम प्राथमिक खनिज की बात करें, अगर हम प्राथमिक खनिज की बात करें, अगर हम बात करें प्राथमिक खनिज की, तो क्वार्टर जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, मॉस्कोइट हो जाएगा, मॉस्कोइट हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टर जो हो जाएगा, मॉस्कोइट हो जाएंगे, और हमारा बायोटाइट हो जाएगा। ठीक है, बायोटाइट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राथमिक खनिज हो जाएंगे। जैसे कि द्वितीय खनिज की बात करें, अगर हम द्वितीय खनिज की बात करें तो कैल्साइड होगा, डोमालाइट होगा, जिप्सम हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, लेमोनाइट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी टाइट है, जैसे कि डोलामाइट हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, डोलामाइट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, कैल्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब प्राथमिक खनिज हो जाएंगे। और भी खनिज हैं, जैसे मैं आपको बताऊं इसके बारे में, और भी खनिज बताऊं, जैसे हेमेटाइट हो जाएगा, एपेटाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हेमेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट हो जाएगा, लिपोटाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, सब द्वितीय खनिज है, इनको हमने द्वितीय खनिज में रखा है। ठीक है, ये हमारे प्राथमिक खनिज है। अगर हम बात करें थोड़ी सी और इसके बारे में, थोड़ी सी नॉलेज और दूं आपको, तो मृदा का विकास, मृदा का विकास जो है वो हमारा अगला चैप्टर होगा। ठीक है, क्योंकि आज की हमारा जो इंट्रोडक्शन था, इसमें मृदा क्या थी, मृदा के खनिज, जैसे कि आपको जाना, मृदा में कार्बनिक पदार्थ क्या हो गए, मृदा में जो जो जीवाश्म वाले एरिया, जैसे हरी खाद है, जो भी चूहे सड़ने गलने से, पुआल की गलने से जो खाद बनती है, उसे कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये। अगर हम बात करें मृदा विकास के लिए, देखो मृदा पौधों के विकास के लिए कैसे प्रभाव डालती है। तो मृदा का जो
पौधों के विकास के लिए मृदा की जो स्थिति होनी चाहिए, मृदा का जो प्रभाव जो पड़ता है पौधों पर, वो कैसे पड़ता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, जिससे कि आपको पता चला कि पौधे पर मृदा के पौधों के विकास के लिए मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या क्या प्रभावित करते हैं, क्या क्या प्रभावित कारक है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, मृदा को पौधों के विकास के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें पौधों के विकास के लिए, ठीक है, मृदा के प्रभाव, देखो जो पौधों के विकास के लिए क्या है, एक तो हमारा हो जाता है पौधों के विकास के लिए क्या है, मृदा ताप। आपको पता है जब मृदा ताप, जब आप पौधे को लगाते हो, जब किसी भी बीज या किसी फसल को बोते हो, तो उसके लिए क्या है, सबसे जरूरी होता है मृदा का ताप। क्योंकि मृदा का टेम्परेचर यदि हाई होगा तो उसकी जनरेशन के समय, उसके उगने के समय क्या है, जो टेम्परेचर जो है हमारा मृदा का जो टेम्परेचर जो है 15 से 20 डिग्री होना चाहिए, और परिपक्व के समय 30 से 35 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, तो मृदा का ताप जो है, मृदा में टेम्परेचर इतना होना चाहिए जिससे पौधे अपनी ग्रोथ सही से कर रखें, वृद्धि सही से कर रखें, और परिपक्व के समय थोड़ा हाई टेम्परेचर होना चाहिए। यदि हमारा टेम्परेचर पौधे, जैसे हमने फसलों को बोया, टेम्परेचर हमारा 30 से 35 डिग्री है, तो हमने फसल को बो दिया जो कम टेम्परेचर वाली है, तो उसको बोएंगे तो मृदा पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो ये हो गया मृदा का प्रभावित करता है। फिर मृदा की नमी, मृदा नमी दूसरा हमारा हो जाएगा मृदा नमी। देखो पौधों के लिए एक मृदा नमी भी क्या है, बहुत बुरा प्रभाव डालती है। यदि मृदा में नमी नहीं है, नमी की मात्रा नहीं है, तो पौधे क्या है, अपना विकास सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है, वो अपना भोजन है को पूर्ण तरीके से नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब मृदा में नमी या जल की मात्रा होती है, तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो उस जल के द्वारा क्या है, अब अपघटित होकर उनमें क्रिया करके वो क्या है, अपने भोजन को बनाते। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जटिल होते हैं, जिसमें घुलने में क्या है, काफ़ी समय लग जाता है, तो उनके लिए क्या है, पौधों को तत्वों को घुलने के लिए जो काम करता है वो हमारा जल होता है, तो इसलिए मृदा में नमी की मात्रा होनी जरूरी है। ठीक है, तो मृदा नमी बहुत प्रभावित करता है। बात करें तीसरी टॉपिक की, बात करूँ मैं इसमें, तो मृदा ताप हो गया, मृदा नमी हो गई, मृदा रंध्रकाश, ठीक है। मृदा रंध्रकाश की बात करें तो मृदा में रंध्रकाश मतलब जो छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्रकाश बोलते हैं। मृदा में जो छोटे जो आपने देखा होगा गैप, तो वो हमारे क्या होता है, रंध्रकाश होते हैं, जो दरारें पड़ जाती हैं, छोटे छोटे छिद्र ऐसे पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वायु का संचार होता है पौधों के अंदर, वायु का संचार, और मृदा में जल भी क्या है, प्रवेश करता है रंध्रकाशों के द्वारा। तो मृदा में रंध्रकाशों की संख्या सही होनी चाहिए, ज़्यादा रंध्रकाश की संख्या होगी। यदि मृदा में रंध्रकाश नहीं होगा तो वायु संचार नहीं हो पाएगा, वायु संचार के द्वारा उसे ऑक्सीजन या गैस श्वसन क्रिया सही से नहीं हो पाएगी पौधों की, तो पौधों को इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और हम बात करें चौथी टॉपिक इसमें, अगर मैं इसी में एक बात और करूँ आपके लिए जो आपकी बहुत बेहतर रहेगी। ठीक है, ठीक है, मृदा ताप हो गया, मृदा नमी हो गई, मृदा रंध्रकाश हो गया, और हमें मृदा में क्या क्या प्रभाव करता है, तो मृदा की भौतिक संरचना, भौतिक स्थिति, उसकी जो मृदा की जो भौतिक स्थिति है, जैसे कि मैं बात करूं मृदा की भौतिक स्थिति, भौतिक दशा में बात करें तो जैसे मृदा
मृदा को पौधे की उगाने की जो क्षमता है उसमें, यदि उसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा है या नहीं है, तो उसकी भौतिक दशा, भूमि की स्थिति कैसी है, ढालू है या उसमें जल निकास की सुविधा है या नहीं है, तो इन सभी बातों पर क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है पौधों पर। ठीक है, यदि ये सभी क्रियाएं मृदा में सही से नहीं होंगी तो पौधे अपनी ग्रोथ या वृद्धि को सही से नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो कल जो मेरी क्लास होगी उसमें क्या होगा, अब कल से हम क्लास को शुरू करेंगे मृदा का विकास। ठीक है, फॉर्मेशन। ठीक है, कल जो क्लास होगी अपनी वो होगी मृदा का विकास। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा आपको समझा कि मृदा सोइल साइंस क्या होती है, सोइल साइंस की डेफिनेशन के बारे में सुना, सोइल साइंस के कुछ जो हमारे मत थे उनके बारे में हमने आपको बताया, उसकी जो भौतिक क्रियाएं हैं, जैसे कि आपको मृदा में खनिजों की मात्रा कितनी होती है, उसमें वायु का कितना होता है, कितनी % उसमें जल क्षमता होती है। ठीक है, ये हमने सभी बात को कर दिया, और इसी को अब जब आगे इन सभी चीज़ों को क्या आगे चल के हम मोटे के विस्तार से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको खनिज के बारे में बताया कि प्राथमिक खनिज, द्वितीय खनिज होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी और प्राथमिक दो भागों में डिवाइड करा है। हमने सोइल साइंस को दो पहलुओं में पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजी पेडोलॉजी के द्वारा पढ़ते हैं, तो आपको पता ही है। तो मैंने ये आपको सबको बता दी। तो हम कल को पढ़ेंगे मृदा का विकास। ठीक है, मृदा का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ, तो आपको पता है मृदा का विकास चट्टानों के द्वारा हुआ है। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।